प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम प्रकरण 4 यानी निष्कर्षित धातुओं का शोधन, जो धातु हमने उसके ऑक्साइड एस्क से निकाली थी, उसके एस्कों से निकाली थी, उसको आज हम शुद्ध करने की विभिन्न विधियों का वर्णन करेंगे। और धातुओं से अशुद्धियों का अत्यधिक रूप में निष्कर्षण और शुद्ध धातु को प्राप्त करना अशुद्ध धातु से कहलाती है धातुओं का शोधन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी प्रमुख 6 विधियां हैं, आपने ध्यान से देखना है और समझना है। तो पहली विधि है आसवन, यानी ये 6 विधि धातुओं को शोधित करने की है, शुद्ध करने की विधि है। तो किस धातु पर कौन सी विधि अप्लाई होगी, किसी एक धातु पर तो हम एक ही विधि अप्लाई करेंगे। तो ये ध्यान देना है कि किस धातु पर कौन सी विधि का हम प्रयोग करेंगे। तो पहली विधि हमारे पास आसवन। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसे इंग्लिश में डिस्टिलेशन कहते हैं। तो डिस्टिलेशन भी हमने याद रखना है, और जैसे कि आपके नोट्स में दिया गया है, इसको हिंदी में भी लिख दिया हमने आगे डिस्टिलेशन, तो उसे भी याद रखें और कॉपी में साफ साफ उतारें। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कम क्वथनांकी धातु, ऐसी धातु जिसको जल्दी से द्रव करके और जल्दी से बॉयल किया जा सके, वाष्प अवस्था में परिवर्तित किया जा सके, तो जल्दी से या कम क्वथनांकी धातु जैसे जिंक या मरकरी का शोधन आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इस सिस्टम से कुछ हीटिंग करके, ये हीटर है, इस पे हीटर लगा हुआ है, प्लेट, इलेक्ट्रॉनिक प्लेट है। इस हीटर पर क्या करेंगे, हम इस धातु को गर्म करेंगे तो धातु क्या होगी, वाष्पित होगी कम गलनांक पर ही, जबकि अशुद्धि का गलनांक ज्यादा होगा, क्वथनांक ज्यादा होगा। केवल धातु वाष्पित होगी और वाष्पित होने से इस ट्यूब के द्वारा यहां जाएगी, तो इसको कंडेंसर से जोड़ा गया है, शीतलक से जोड़ा गया है, और यहां से ठंडा पानी जाता है जो कि बाहर गर्म पानी के रूप में निकलता है। और धातु यहां ठंड के कारण फिर क्या हो जाती है, ठोस अवस्था या द्रव अवस्था में आ जाती है वाष्प अवस्था से। और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर थर्मामीटर भी लगा होता है, ताकि हमें निश्चित पता है कि जिंक या मरकरी का क्वथनांक कितना है, उतना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। इस पे बटन होती है, इतने टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं और अशुद्धियां यहीं रह जाती है, और केवल शुद्ध धातु यहाँ से शोधित होकर के अलग पात्र में जमा कर ली जाती है। ये था आसवन विधि, क्योंकि हम आसुत कर रहे, भाप बनाकर अलग निकाल रहे हैं, तो इस विधि को आसवन विधि कहते हैं। दूसरी विधि है प्यारे विद्यार्थियों, द्राव गलन परिष्करण, इंग्लिश में इसे लिक्वेशन कहते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, लिक्वेशन किस पे चलता है, किस पर अप्लाई होगा, कम गलनांकी धातु जैसे टिन का शोधन, ऐसी धातु जो जल्दी गलित हो जाती है, जिसका गलनांक कम होता है। तो उदाहरण के लिए टिन, टिन में क्या करते हैं, एक इस प्रकार का भट्टी पर इस प्रकार के एक स्लोब तैयार किया जाता है पहले ईंटों से, और इस पे एक प्लेट डाली जाती है, स्लेब डाली जाती है, इस लोहे की स्लेब, इस पे क्या किया जाता है, या अच्छी धातु का स्लेब, जो कि जिसपे धातु और अशुद्धियां चिपके नहीं, जिसका गलनांक बहुत ज्यादा हो, इस पे गलित धातु को क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो अधिक गलनांक वाली धातुएं तो यहीं रुक जाती हैं, चिपक जाती है, और कम गलनांक वाली धातु क्या होती है, क्योंकि टेम्परेचर निश्चित हो रहा है कि इसके बाद यहां जम जाती हैं और ये आगे बहती, क्योंकि इसका गलनांक कम है तो ये बहती रहती हैं और यहां नीचे पृथक हो जाती है प्योर मेटल के रूप में, कम गलनांक। ये ध्यान रखना आपने, इसका गलनांक कितना है, कम, और इम्पर्टीज अधिक गलनांक वाली है। तीसरा प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत अपघटनी शोधन, ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है। इसमें क्या करते हैं, एक पात्र में विद्युत अपघट्य लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने CuSO4 लिया है, कॉपर सल्फेट का विनय लिया है, उसमें दो धातुएं हमने क्या कर दी, निमज्जित कर दी, एक अशुद्ध एनोड बना दिया, इम्प्योर कॉपर मेटल, और ये शुद्ध धातु का पतला सा कैथोड प्योर मेटल के रूप में। इसे हम प्लस से माइनस टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और जब प्रक्रिया होती है तो कॉपर आयन इससे निकलते हैं, SO4 आयन इसमें भी है, Cu डबल पॉजिटिव विलयन में भी है। तो क्या करते हैं, कॉपर पॉजिटिव आयन, डबल पॉजिटिव आयन इससे निकलते हैं और इस पर जमा होते रहते हैं, जिसके कारण कुछ देर बाद हम देख पाते हैं कि पूरा का पूरा गलित हो जाता है इसमें, और ये पूरी धातु यहां
जमा हो जाती है। यहाँ कौन सी धातु होगी? शुद्ध कॉपर। और इसके साथ जो यहाँ पर अशुद्धि निकलती है तो वो क्या हो जाती है? यहाँ जमा हो जाती है पंख के रूप में, मड़ के रूप में, जिसे हम एनोड मड़ कहते हैं। और शुद्ध धातु यहाँ से यहाँ चली जाती है, शुद्ध नीचे हो जाती है। इस प्रकार हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। विद्युत अपघटन, बाहर से हमने विद्युत का स्रोत दिया है, इसके द्वारा अपघटन करते हैं अशुद्ध धातु का और शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। चौथी जो विधि है प्यारे विद्यार्थियों से कहते हैं मंडल परिष्करण यानी जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में सिद्ध पता चल रहा है कि अशुद्धियों की विलेयता गलित अवस्था में अधिक होने पर, जिन अशुद्धियों की विलेयता अशुद्धि पर निर्भर कर रहा है, यदि अशुद्धियों की विलेयता ठोस की तुलना में विलेय अवस्था में या द्रव अवस्था में ज्यादा विलेय है तो तब इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें एक नोबल गैस का एटमॉस्फेयर प्राप्त करते हैं। इसके अंदर आदर्श गैसेस, उत्कृष्ट गैसेस हम कहते हैं, उसके अंदर एक क्षण ले लेते हैं जिस धातु को शुद्ध करना है, और ये रोलर है, ये क्या करते हैं? बहुत ज्यादा मात्रा में हीट देते हैं। तापक जिसे हम कहते हैं, इंडक्शन कॉइल, हीटर्स मूविंग एज सोन, घूमता है इधर उधर जहां हम चाहे। तो अभी हम यहाँ पर घुमा रहे हैं, हीट बहुत ज्यादा देर होती है, गल चुका है, और इसको धीरे धीरे इधर को लाएंगे तो क्या होगा? ठोस से क्या होगा? ठोस पहले पिघलेगा, उससे अशुद्धि किसमें चली जाएगी? गलित अवस्था में आएगी। और जैसे हम इसको इधर करेंगे तो इधर वाली धातु पिघलेगी, फिर क्या होगा? अशुद्धियां इधर से इधर की ओर आ जाएंगी, किसमें? गलित अवस्था में। ठोस की तुलना में गलित में ज्यादा विलेय होती हो, और इस प्रकार धीरे धीरे में से इस प्रकार खींच के लाते हैं। जैसे अगर ये कोई कपड़ा है गीला और इसे हम निचोड़ेंगे इस प्रकार से तो क्या होगा? पानी इस साइड में आ जाता है। इसी प्रकार आप समझिए कि इम्प्योरिटी गलित अवस्था में, गलित अवस्था में ज्यादा विलेय होती है, और इसको हम इस प्रकार से हीटर के द्वारा एक साइड लाते हैं, उसके बाद इस कोने को कट कर देंगे अशुद्ध वाले को। ये धातु प्रायः शुद्ध हो जाती है, अत्यधिक शुद्ध हो जाती है। तो ये था मंडल परिष्करण है, जोन रिफाइनिंग। एक जोन को गलाया जाता है इसमें, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जोन रिफाइनिंग या मंडल परिष्करण। पांचवी विधि वाष्प प्रस्ताव में परिष्करण, बहुत ही सरल और इंपोर्टेंट। ध्यान दीजिए, वाष्पशील का निर्माण के आधार पर कौन से पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर वाष्पशील यौगिक बना रहे हैं, और वो किसके साथ मिलकर? कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर कोई मेटल जब क्या बनाता है? वाष्पशील पदार्थ बनाता है, तो तब इस विधि का प्रयोग अप्लाई किया जाता है। उदाहरण के लिए कहा है निकिल शोधन का मौन प्रक्रम। इसे निकिल शोधन का मौन प्रक्रम कहते हैं। कैसे होती है? निकिल को कॉपर मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब क्या करते हैं? 330 से 350 केल्विन पर गर्म करते हैं तो निकिल बदल जाता है निकिल कार्बोनिल में, निकिल कार्बोनिल में बदल जाता है, टेट्रा कार्बोनिल बन जाता है। फिर इस कंपाउंड को हम और हीट करते हैं, थोड़ा ज्यादा हीट करेंगे तो निकिल अलग हो जाती है और कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है। फायदा क्या है? यहाँ भी निकिल और कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी निकिल और कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ बहुत सारी निकिल हम अगर लेते हैं, उसमें से एक कण क्या करेगा? निकिल का कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 कणों के साथ रिएक्शन करेगा, और इस प्रकार निकिल इधर शुद्ध हो जाएगा। यहां बीच में अशुद्धि भी हो सकती है, अशुद्धियां रहती हैं, तो अशुद्धि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया नहीं करेगी, यौगिक नहीं बनाएगी, इसलिए अशुद्धियां पात्र में ही छूट जाएगी। केवल निकिल ही कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, ये यौगिक बनाता है, और इसको हम अलग कर लेते हैं, और हीट करने पर निकिल अलग हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छूट जाती है। ये वाष्पशील विलेय होता है, यौगिक होता है। दूसरी इसमें प्यारे विद्यार्थियों खा है जिरकोनियम और टाइटेनियम शोधन का वान आर्किल प्रक्रम। इसमें क्या करते हैं? हम आयोडीन के साथ क्रिया कराते हैं, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, यहाँ आयोडीन के साथ, इसीलिए दोनों विधियां अलग अलग हो जाएंगी, है एक जैसी। इसमें कुछ भी नहीं करते, दोनों को हम मिलाते हैं जैसे ही, तो क्या करते हैं? वाष्प बन जाती है जिरकोनियम आयो टेट्रा आयोडाइड की। तो क्या होता है? कौन करेगा? केवल जिरकोनियम करेगा। इसमें जो अशुद्धियां थी वो नहीं करेंगे, अशुद्धि शेष रह जाएगी, और जितने भी जिरकोनियम के परमाणु होंगे वो सभी के सभी आयोडीन के साथ क्या ये बनाएंगे, और विद्युत धारा के द्वारा 1800 यानी 1800 केल्विन पर हम गर्म करेंगे तो जिरकोनियम अलग हो जाती है और आयोडीन पृथक हो जाती है। इस प्रकार से हम वाष्प अवस्था से धातु को शुद्ध कर सकते हैं। और लास्ट विधि प्यारे विद्यार्थियों, क्रोमेटोग्राफी। क्रोम का मतलब होता है रंग, और ग्राफी मतलब अलग अलग प्रदर्शन करना, रंगों को अलग अलग कर देना, रंगों के आधार पर धातु को अलग अलग कर देना और अशुद्धि को अलग करना। इसमें क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? घटकों का अधिशोषण अलग अलग होने पर, इसकी मेन क्वालिटी जहां पर घटकों का अधिशोषण अलग अलग होता है, शुद्ध और
अशुद्ध धातुओं का या अशुद्ध और धातु का अलग अलग अधिशोषण हो तो मोल्टन यानी गलित अवस्था में धातु को हम इसमें प्रवाहित करते हैं। ये कॉलम होता है स्टेशनरी फेज का, और इसमें जैसे घटक जाते हैं तो सबकी मूवमेंट रेट अलग अलग होती है। 3 है, देखिए, एक ये तो स्टेशनरी फेज है, सिलिका ऑक्साइड का होता है, और इसमें जैसे हम धातु को डालेंगे गलित को तो तीनों अलग अलग जमा हो जाएगी। एक यहाँ पर हुई, दूसरे यहाँ पर, तीसरे यहाँ पे, तो घटकों का अलग अलग अधिशोषण। अब हम इस ट्यूब के द्वारा जैसे इसको निकालेंगे तो पहले वाली धातु आएगी, फिर उसको बंद कर देंगे, दूसरे ट्यूब पात्र में हम इसे कर लेंगे और तीसरे पात्र में इस वाले पदार्थ को अलग अलग कर लेंगे, और हमें कुल मिलाकर शुद्ध धातु अलग करनी है तो शुद्ध पदार्थ यहाँ पर अलग हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपकी समझ में आ गया। इसके साथ ये पाठ पूरा होता है धातुओं के शुद्धिकरण के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके मोबाइल में ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं आपसे, उनको हमारा केमिस्ट्री का चैनल आप भेजिए और इसको उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो बच्चे भी, वो लोग भी केमिस्ट्री को आसानी से पढ़ सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।